गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का ये सेशन बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा पार्ट जिसमें ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम आती है वो है एंट्रोपी। तो इसको समझने के लिए कि एंट्रोपी एक्चुअल में क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इससे जो न्यूमेरिकल फ्रेम होते हैं वो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी। तो जब आप एंट्रोपी लिखते हो तो जनरली आप एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किससे करते हो? एस से। तो एंट्रोपी क्या आती है? ज़्यादातर टेक्स्ट बुक में जो आप डेफिनेशन पढ़ते हो वो होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो अब ये डिग्री ऑफ रैंडमनेस का एक्चुअल मीनिंग क्या है, हाउ वी डिफाइन द रैंडमनेस, और इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है, हम पढ़ते ही क्यों है एंट्रोपी या थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ, इसका यूज़ क्या है, इसके बारे में आज का ये पूरा सेशन होगा। ठीक है, तो बेसिक चीज़, बेसिक इन्फॉर्मेशन और एक्चुअल डेफिनेशंस जो एंट्रोपी की है और कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं इसकी भी बात करते हैं। राइट, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि रैंडमनेस क्या है, और उससे भी पहले इम्पॉर्टेंट कि यार हम एंट्रोपी पढ़ते क्यों हैं। तो जब आप एंट्रोपी पढ़ते हो तो आपने देखा होगा सबसे पहली चीज़ जो आप पढ़ते हो वो है स्पॉन्टेनिसिटी। तो सबसे पहले ये समझते हैं ये स्पॉन्टेनिसिटी क्या है। स्पॉन्टेनियस ये वर्ड अगर आप ठीक से समझ जाते हो तो एंट्रोपी समझना आसान हो जाएगा, पर्पस समझना आसान हो जाएगा। तो पहले मैं स्पॉन्टेनियस वर्ड को समझाता हूँ। आप घर पे भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। जैसे कि ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो देखो ये गिरता है। राइट, तो छोड़ने पे गिरा, फेंकना नहीं पड़ा, तो छोड़ने पे अपने आप गिरा। तो कोई भी प्रोसेस जो अपने आप हो जाए उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, चाहे वो फिजिकल प्रोसेस हो, या चाहे जो भी चीज़ अपने आसपास आप देखते हो वो हो। तो हमेशा याद रखना स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसी चीज़ जो अपने आप हो जाए। एक एग्जाम्पल, अगर आप एक ग्लास वाटर को टेबल पे रखते हो तो वाटर ना धीरे धीरे इवॉपोरेट होता है रूम टेम्परेचर में, टाइम लगता है बट इवॉपोरेट होता है। तो इवॉपोरेशन ऑफ वाटर भी स्पॉन्टेनियस है क्योंकि वो अपने आप हो रहा है, आपको कुछ एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एटमॉस्फेयर से ही एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे वाटर को इवॉपोरेट करता रहता है। तो कोई भी चीज़, कोई भी प्रोसेस जो अपने आप होती है उसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस। कई सालों तक थर्मोडायनेमिक्स में या साइंटिस्ट ये जानना चाहते थे कौन से प्रोसेस हैं जो स्पॉन्टेनियस है, हम कैसे पता करेंगे कि ये स्पॉन्टेनियस है। तो उस समय तक थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ एनर्जी एक टर्म था जिसको रिलेट करते थे। तो लोग कहते थे यार एनर्जी कम तो स्टेबल ज़्यादा, तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, जो धीरे धीरे गलत भी हुआ। तो इसी स्पॉन्टेनिसिटी के क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करते वक्त जो डिस्कवरी हुई वो थी एंट्रोपी की। अब क्या डिस्कवरी हुई ये समझो, और ये बड़ी यूनिक सी चीज़ है। क्या है? रीज़न किसी को भी नहीं पता, किसी को भी मतलब हमें एक्चुअल रीज़न नहीं मालूम है कि ऐसा क्यों होता है, बट ऐसा होता है। क्या होता है समझना। ये देखा गया है कि जब एटम मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाते हैं तो वो स्टेबल होते चले जाते हैं, पास आते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं। तो वो हमेशा चाहते हैं कि यार हम दूर दूर चले जाएं। तो जब कोई मॉलिक्यूल एटम दूर दूर जाते हैं तो उनमें ना रैंडमनेस आती है। राइट, तो इसी रैंडमनेस को एक सही वर्ड दिया गया एंट्रोपी। एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो आप बुक्स में देखते हो वो क्या है कि अगर आप सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करो तो सॉलिड में जो एटम्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। राइट, लेकिन अगर आप लिक्विड की बात करोगे तो लिक्विड में जो एटम हैं वो उतने क्लोजली पैक्ड नहीं होते, लेकिन गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। तो हमेशा एंट्रोपी को इसी एग्जाम्पल से समझाते हैं क्योंकि बहुत आसानी से समझ में आता है। क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि जब आप सॉलिड की बात करते हो तो सारे एटम काफ़ी क्लोज हैं, लिक्विड की बात करते हो तो थोड़े दूर दूर हैं, और गैस की बात करते हैं तो एकदम ही दूर दूर है। तो हम क्या बोलेंगे कि गैस में रैंडमनेस सबसे ज़्यादा है, इस लिक्विड में रैंडमनेस गैस से थोड़ी कम है, और सॉलिड में तो बिल्कुल भी रैंडमनेस नहीं है। तो अब अगर रैंडमनेस को स्टेबिलिटी से रिलेट करना होता तो हम ये स्टेटमेंट यूज़ करते हैं कि जितनी ज़्यादा रैंडमनेस उतना ज़्यादा स्टेबल, तो इसका मतलब गैस सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गई इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब देखो एंट्रोपी का मतलब क्या है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, इसको कहते हैं एंट्रोपी। तो क्या ये कहना ठीक है कि अगर इसकी एंट्रोपी S1 है, इसकी S2 है और इसकी S3 है, तो ये ऑर्डर होना चाहिए कि जो गैस है, क्योंकि उसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा है, रैंडमनेस ज़्यादा है, तो उसकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा। जब आप इस चीज़ को समझते हो और पढ़ते हो तो आपको ये चीज़ तो समझ आती है यार, अच्छा मॉलिक्यूल दूर दूर गए तो रैंडमनेस बढ़ा तो एंट्रोपी बढ़ी, लेकिन इसका एक्चुअल फिजिकल मीनिंग समझ नहीं आता। एक दूसरा,
अब ये जब आपके पास ऐसी चीज़ आती है ना कि यार ये तो दूर दूर है तो एंट्रोपी ज़्यादा, तो इसका कोई इक्वेशन नहीं बन सकता, क्योंकि आप इसकी यूनिट क्या डिफाइन करोगे? क्या सेंटीमीटर में बोलोगे मॉलिक्यूल कितनी दूर है? आंसर इज नो। तो इसके यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम एंट्रोपी को एक नए डेफिनेशन और एक नए फॉर्मूले की ज़रूरत होती है। इसलिए अब हम एक नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है और उससे हम फॉर्मूले कैसे डिफाइन करते हैं ये समझना। पहली बात तो ये सबके क्लियर हो गई होगी कि एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस है। अब आते हैं सेकंड। मैं स्पॉन्टेनिसिटी वाली बात पूरी नहीं की है, थोड़ी देर में और इसको कंटिन्यू करेंगे कि स्पॉन्टेनिसिटी को मैं एंट्रोपी से रिलेट कैसे करता हूं। अब सबसे पहले आते हैं एक छोटा सा एग्जांपल। लेट्स से देयर आर 2 कंटेनर। पहला कंटेनर ये है, दूसरा कंटेनर ये है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत इजीली समझ जाओगे। और दोनों ही कंटेनर में मैंने क्या किया, गैस रखी है, ठीक है। अच्छा, इस कंटेनर में मैंने गैस रखी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, और इस कंटेनर में मैंने गैस रखी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड में। दोनों आइडेंटिकल गैस हैं, सेम वॉल्यूम है दोनों कंटेनर का। द ओनली डिफरेंस इज इस कंटेनर का टेम्परेचर 25 है, इस कंटेनर का टेम्परेचर 35 है। अब आप सोचो कि जिसका टेम्परेचर ज़्यादा, तो आपके पास ये आएगा कि जिसके टेम्परेचर ज़्यादा है उसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है तो रैंडमनेस भी ज़्यादा है, तो 35 वाले का रैंडमनेस जरूर ज़्यादा होगा। तो क्या ये सोचना ठीक होगा कि लेट से कि इसकी एंट्रोपी है S1, इसकी एंट्रोपी है S2, तो S1 बड़ा होगा S2 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा रैंडमली मूव करता रहेगा, तो एंट्रोपी जरूर ज़्यादा होगी। तो इस हाइयर टेम्परेचर वाले की एंट्रोपी लोअर टेम्परेचर वाले से ज़्यादा है, तो S1 इज ग्रेटर देन S2 मैंने लिखा, करेक्ट। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट और करते हैं, सोच के देखना। ये मत सोचना कि हम एंट्रोपी को डिफाइन कर रहे हैं, लॉजिक लगाना। मैं क्या करता हूँ, इस कंटेनर में ना 5 जूल एनर्जी डालता हूँ, फर्स्ट वाले कंटेनर में कितना, 5 जूल। तो 5 जूल के डालते ही वो एनर्जी उनकी रैंडमनेस को इंक्रीज करेगा। तो आफ्टर एडिंग 5 जूल ऑफ एनर्जी द S2 एंट्रोपी इंक्रीज टू S2 डैश, और S1 एंट्रोपी इंक्रीज टू S1 डैश। कितने जूल डाला, दोनों में 5 जूल अलग अलग, 5 जूल इसमें भी डाल दिया, 5 जूल इसमें भी डाल दिया, दोनों की एंट्रोपी बढ़ गई और दोनों S1 डैश S2 डैश हो गई। अभी भी अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं ना, तो नो डाउट S1 बड़ा होगा। क्लियर है। मैंने कितनी एनर्जी डाली, लेट्स से Q, मैंने Q अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों जगह पे डाली, दोनों कंटेनर की एंट्रोपी बढ़ गई। अब सवाल है हम कैलकुलेट क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, इस पे आते हैं। देखो, S2 से S2 डैश आया, तो यहां पे जो चेंज आया होगा लेट से वो डेल्टा S का आया, और S1 से S1 डैश जो आया लेट से ये डेल्टा S1 का आया। चेंज की बात कर रहा हूं मैं। अब आप ये देखो कि जो डेल्टा S होगा उसकी वैल्यू बड़ी होगी डेल्टा S1 से। इसके बारे में जरा सोचना पड़ेगा आपको कि ऐसा क्यों लिखा मैंने। ऑल्दो ये दो वैल्यूज छोटी हैं, लेकिन डिफरेंस है, मैंने कहा ये बड़ी है। उसका सिंपल सा रीजन क्या है, एक एक्सपेरिमेंट और सोचना अपने दिमाग में। मान लो कि आप एक लाइब्रेरी में अपने फ्रेंड का नाम अनाउंस करते हो, लेट्स से रमेश नाम है, तो लाइब्रेरी में आपने ऐसे बोला रमेश, तो दूर तक आवाज गई, सबको सुनाई दी। सेम फ्रीक्वेंसी से अगर आप एक क्राउडेड मार्केट में रमेश बोलते तो शायद बहुत कम लोग सुन पाते। यही रीजन यहां पे भी है। कैसे, जिसकी टेम्परेचर कम था उसकी एंट्रोपी पहले से ही कम थी, तो 5 जूल जैसी आपने डाला उसने तहलका मचा दिया और सब लोग बहुत तेजी से मूव करने लगे, तो वो एंट्रोपी S2 डैश हुई, तो जो बढ़ा हुआ पार्ट है वो काफी बढ़ गया। चेंज की बात करो, जिसकी एंट्रोपी पहले से ज्यादा थी उसने 5 जूल और ऐड किया, तो रिलेटिवली उतना नहीं बढ़ा रिलेटिवली इसके रेस्पेक्ट में कम बढ़ा होगा, इसलिए डेल्टा S की जो वैल्यू है वो छोटी आ रही है डेल्टा S1 से। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि चेंज इन एंट्रोपी दैट इज डेल्टा S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उस पे जब आप एनर्जी डालोगे तो वो चेंज उतना कम करेगा। तो इस एक एक्सप्रेशन ने एंट्रोपी को ना सिर्फ फॉर्मूला दिया बल्कि यूनिट भी दिया। अब फॉर्मूला क्या आया हमारा, फॉर्मूला आया इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस में कि चेंज इन एंट्रोपी जो डेल्टा S होती है वो होती है Q/T। ऐसा क्यों है समझना जरा। Q है एनर्जी, डेल्टा S क्या है, चेंज। तो जितनी ज्यादा आप एनर्जी डालोगे Q की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये चेंज उतना बड़ा होगा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की तरह आया। इनवर्सली डिवाइड बाई T क्यों किया, जितने हाइयर टेम्परेचर में हम डालेंगे चेंज इन एंट्रोपी उतनी कम होगी। अब आप ये बताओ
क्यू क्या है? एनर्जी। एनर्जी को किस में डिफाइन करते हैं? लेट्स से जूल में हमने अभी किया, तो जूल केल्विन इनवर्स। अब हमें हमारे एंट्रोपी, जिसको हम रैंडमनेस कहते थे, उसकी यूनिट मिल गई, जूल केल्विन इनवर्स। एक बार यूनिट मिलती है, एक बार हम डिफाइन कर देते हैं, तो हम उससे इक्वेशंस बना सकते हैं, करेक्ट ना? द पॉइंट इज दैट कि ये तो समझ आ गया कि यार एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस। ये भी समझ में आ गया कि एंट्रोपी की यूनिट क्या है। ये भी समझ में आ गया कि एंट्रोपी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका टेम्परेचर से और एनर्जी से क्या रिलेशन है। हाइयर टेम्परेचर में एंट्रोपी ज्यादा होगी, लेकिन हाइयर टेम्परेचर में चेंज इन एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो उतनी ज्यादा नहीं होगी। और क्यू जो कि एनर्जी है, जितनी ज्यादा डालोगे एंट्रोपी उतनी ज्यादा होगी ना। द पॉइंट इज दैट कि सारी एफर्ट्स किसके लिए थे? ये सारे एफर्ट्स थे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को समझने के लिए, यानी स्पॉन्टेनिसिटी के लिए। तो अब साइंटिस्ट ने एक एक्सप्रेशन दिया, एक रिलेशन दिया। वो क्या था समझना? वो ये था, कोई भी प्रोसेस अपने दिमाग में सोचो, वेदर इट इज अ केमिकल प्रोसेस, वेदर इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, अगर उस प्रोसेस के होने से हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, उसको कोई नहीं रोक सकता। रिपीट कर रहा हूं, कोई प्रोसेस आप सोच लो, इस पेन का ऊपर से नीचे गिरना, अगर ये पेन ऊपर से नीचे गिरने से हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है तो ये पेन 100% गिरेगा, अपने आप गिरेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब ये स्टेटमेंट मैं बोलता हूं तो सारे बच्चे सोचने लगते हैं कि क्या ये सही है। उसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से। देखो, मैंने अभी आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल क्या दिया कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी सिस्टम, कोई भी केमिकल रिएक्शन, सब में ये वैलिड है कि अगर उस प्रोसेस के होने से एंट्रोपी बढ़ रही है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो मैं एक एक करके सभी प्रोसेसेस में इसको समझाऊंगा, फिर हम केमिकल रिएक्शंस की तरफ आएंगे। देखो, पहला चीज, इसी मार्कर की बात करते हैं, राइट? मान लो एक कंटेनर में ले लेता हूं और इस कंटेनर में मैंने ये मार्कर ले लिया। देखो, अब ये मार्कर बना तो एटम से ही है। अगर ये सॉलिड को मैं इवोपोरेट कर दूं, सारे गैस में कन्वर्ट कर दूं, तो ये गैस हो जाएंगी। लेट्स से मैं इसी प्रोसेस की बात करता हूं कि मार्कर इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज। मार्कर किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। तो मार्कर का गैस में कन्वर्ट होना एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस के होने से अगर यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ती है तो ये स्पॉन्टेनियस हो गया। अब मेरे को ऐसा लगता है देख के कि यार मार्कर है, गैस बन जाए, एंट्रोपी तो बढ़ रही है, तो अगर एंट्रोपी बढ़ रही है तो उसको स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, फिर तो ये अपने आप ही सारे के सारे गैस में कन्वर्ट होना चाहिए। तो प्रॉब्लम कहाँ है? ये ऐसा होता क्यों नहीं है? होता तो ये मार्कर ही है, गैस में तो कन्वर्ट नहीं हुआ। तो इसका आंसर आता है कि हम एंट्रोपी को किस तरह से डिफाइन करते हैं। मैं एक बार दोबारा से इसका एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने कहा यूनिवर्स की एंट्रोपी, तो आई एम गोइंग टू राइट डेल्टा एस टोटल। डेल्टा एस टोटल पूरे यूनिवर्स की है। इस प्रोसेस की वजह से दैट कैन बी कॉम्बाइंड एज डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग। हम सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी को ऐड करते हैं तो टोटल एंट्रोपी आती है। अगर टोटल एंट्रोपी पॉजिटिव है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, और अगर टोटल एंट्रोपी नेगेटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो चलो देखते हैं इसमें क्या हो रहा होगा। देखो, ये एक कंटेनर है तो इसको सिस्टम मान लेते हैं, बाहर की चीज होगी सराउंडिंग, राइट? तो सिस्टम में क्या हुआ कि मार्कर इज कन्वर्टेड टू गैस। तो मार्कर का गैस में कन्वर्ट होना मतलब क्या हुआ? सिस्टम के अंदर एंट्रोपी बढ़ रही है। तो क्या ये लिखूं कि डेल्टा एस सिस्टम हो गया हमारा पॉजिटिव। अब सराउंडिंग की बात करते हैं। देखो, जब आप स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज करते हो ना तो आपको एक्सटर्नल फोर्स डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने डाला फिर तो हर प्रोसेस हो सकता है, ये अपने आप होना चाहिए। तो अगर ये मार्कर कन्वर्ट होता है एटॉमिक साइज में तो इसका मतलब ये सराउंडिंग से एनर्जी लेगा। तो सराउंडिंग से अगर एनर्जी लेगा तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगी? कम होगी। अभी समझाया था कि किसी सिस्टम में अगर आप एनर्जी डालते हो तो वो उसकी एंट्रोपी को बढ़ाता है, अगर किसी सिस्टम से एनर्जी निकालोगे तो वो उसकी एंट्रोपी को कम करेगा। तो अगर सब्लिमेशन रिक्वायर्ड एनर्जी, तो अगर ये सराउंडिंग से एनर्जी लेता चला जाए तो क्या होगा? सराउंडिंग की एनर्जी क्या होगी? कम। सराउंडिंग की एनर्जी कम होगी तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगी? कम। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी इस प्रोसेस की वजह से नेगेटिव होगी। तो मैं लिखता हूं नेगेटिव। अब देखो, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि रूम टेम्परेचर में मेरा मार्कर एक मार्कर की तरह बिहेव करता है, गैस की तरह बिहेव नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं तो मेरा प्रोसेस नेगेटिव ही आता है, यानी डेल्टा एस टोटल क्या आता है? नेगेटिव।
इसीलिए मार्कर है, नहीं तो अब तक ये गैस बन चुका होता। और ये आपके केमिकल रिएक्शन में भी वैलिड है, सारे प्रोसेस में भी वैलिड है। तो इस दुनिया में अगर कभी भी स्पॉन्टेनियसिटी को डिफाइन करना है तो एक ही फॉर्मूला है, और वो क्या है? डेल्टा एस टोटल। अब आप सोचोगे नहीं हमने तो एक और फॉर्मूला पढ़ा है गिब्स फ्री एनर्जी का, तो एक्चुअल में गिब्स फ्री एनर्जी भी आया इसी से है। आप दोनों तरफ माइनस टी को डिफाइन करते हो, इसको रीडिफाइन कर देते हो किसी रिएक्शन के लिए, तो गिब्स फ्री एनर्जी की बात आ जाती है, बट वो अभी एंट्रोपी में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए उसको डिस्कस नहीं करते। नाउ द पॉइंट इज दैट किसी प्रोसेस में जब आप एंट्रोपी को कैलकुलेट करते हो, तो थोड़ा फास्ट करते हैं इस पार्ट को कि कैसे आप कैलकुलेट करते हो एंट्रोपी को। तो उसके कैलकुलेशन का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा लॉजिक भी है। थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट लॉ है वहां से स्टार्ट करते हैं, राइट। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो आप लिखते हो वो क्या है? डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल होती है, ठीक है। तो क्यू मतलब एनर्जी डाली, पी डेल्टा वी वर्क डन बाय द सिस्टम, तो इसलिए डेल्टा ई इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। अब अगर मैं डेल्टा ई को लिखूं तो क्या लिख सकते हैं? एन सी वी डेल्टा टी दैट इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। नाउ दिस क्यू कैन बी रिटन एज एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी की जगह एन आर टी लिख रहा हूं डिवाइडेड बाई डी वी बाई वी, पी की जगह एन आर टी बाई वी, राइट। तो मैं दोनों तरफ टी डिवाइड कर देता हूं, क्यू बाई टी एन सी वी डेल्टा टी बाई टी प्लस एन आर डी वी बाई वी। सिंपल सा है। और थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ को बस दो और एडिशनल लाइंस में हमने ऐड किया। नाउ क्यू बाई टी इज एक्चुअली एंट्रोपी डेल एस, तो एस कैन बी रिटन एज एन सी वी डेल्टा टी बाई टी प्लस एन आर डी वी बाई वी। क्या ये सोच सकते हैं कि व्हेन द टेम्परेचर रेंज चेंज फ्रॉम T1 टू T2, वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2, द एंट्रोपी चेंज फ्रॉम S1 टू S2, नाउ द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S कैन बी रिटन एज NCV ln T2 अपॉन T1 प्लस NR ln V2 अपॉन V1। ये आपका एक एक्सप्रेशन आ गया जो किसी भी प्रोसेस के लिए डिफाइंड है। किसके लिए डिफाइंड है? किसी एक कंटेनर में अगर प्रोसेस हो रहा है, टेम्परेचर गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके चेंज इन एंट्रोपी को निकाल सकते हो। प्रेशर के टर्म में भी इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको अलग अलग फॉर्मूले में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो अपनी अपनी एंट्रोपी को चेंज को निकालने के लिए। इन जनरल थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी में आपने डेल्टा ई पढ़ा है, डेल्टा एच पढ़ा है, डेल्टा जी पढ़ा है, डेल्टा एस पढ़ा है। इन सब में आपने एक और चीज पढ़ी है कि किसी की एनर्जी आप निकाल नहीं सकते, चेंज निकाल सकते हो। एंट्रोपी में आप इंडिविजुअल एंट्रोपी भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, 0 केल्विन जिसको आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हो, वो इतना कम टेम्परेचर है जहां एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, तो वहां रैंडमनेस 0 होती होगी। तो ये मान लेते हैं कि 0 केल्विन में एंट्रोपी 0, तो वहां से लेकर के 25 का चेंज अगर निकालोगे तो 25 पे एंट्रोपी आ जाएगी, जिसको आप स्टैंडर्ड एंट्रोपी भी कहते हो। तो इस तरह से आप स्टैंडर्ड एंट्रोपीज को भी कैलकुलेट करते हो। तो ये एक ब्रीफ डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन था एंट्रोपी का। इसकी डिटेल अगले लेक्चर में करेंगे, तब तक आप इसको और पढ़ना। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स पर डालना, ठीक है। थैंक यू।